जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में देखे थे अप्रैल मंथ के। तो उसके आगे का हम करंट अफेयर जो और 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें उन्हें देखेंगे। देखिए, अभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अभी हमारा काम ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका एग्जामिनेशन में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, चाहे वो आपके इस यूपी पीसीएस में काम देगा, उसके बाद बीपीएससी के लिए काम देगा, या फिर उसके आगे आरओ के लिए काम देगा, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे डिटेल में, जैसा अभी तक हम सारे वीडियोस में देखते आए हैं। इसके बाद जब हम लगभग नवंबर तक करंट अफेयर्स को इस तरह से देख लेंगे, तो पहले वहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको थीम वाइज एमसीक्यूज मिलेगा। जैसे हम कभी स्पोर्ट्स को कवर कर लेंगे, फिर हम लोग कभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं उनको एक साथ देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस उनको देख लेंगे। इस तरीके से भी हम चीज़ों को अलग से देखेंगे, लेकिन फिर उसमें बहुत बल्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती हैं, सब के सब आपके पीसीएस लेवल के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हटा दीजिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड होता है। पीसीएस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं उम्मीद की जाती है, फिर भी वो करंट अफेयर्स का दायरा इतना बड़ा है कि वो स्वतंत्र हैं, आयोग में बैठे हुए लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 30-40 इस तरह से दिख रहे होंगे। अभी मार्च हम देखेंगे, अभी अप्रैल में लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, बट ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल क्रीम क्वेश्चंस हैं। आप इनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि ये कम से कम 100 क्वेश्चंस को देखने के बाद, 120-130 क्वेश्चंस देखने के बाद, पढ़ने के बाद टॉपिक को, ये 30 क्वेश्चन उसमें से मलाई की तरह निकाले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सेटलमेंट डिस्कवर की गई है। पड़ता बेट एक जगह है वहाँ पर। तो आपको बताना है ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो किस राज्य में पड़ता बेट में पुरातत्वविदों द्वारा, यानी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। आपके सामने 4 राज्यों के उदाहरण हैं: राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात। गुजरात के कच्छ में अगर आप देखेंगे तो कच्छ जिले में आपको ये पड़ता बेट एक जगह देखने को मिलेगा। वहीं पे ये 5200 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता के कुछ बस्तियां हैं जो खुदाई में निकली हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। बिल्किस मीर कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की हैं जो पहली महिला बन चुकी हैं भारत की तरफ से? अभी जो हाल ही में समर ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, उसकी जूरी मेंबर के रूप में ये बनाई गई थी। तो ये भारत की तरफ से पहली महिला है जो जूरी मेंबर बनी है पेरिस ओलंपिक्स में, जो जिसे हम समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है: पंजाब, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं बिल्किस मीर, और ये अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें जूरी मेंबर के तौर पे इन्हें सिलेक्ट किया गया, और ये भारत की तरफ से पहली महिला है जो कि जूरी मेंबर बनी है किसी भी ओलंपिक कमेटी में। जूरी मेंबर का काम ये होता है कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें खेल नियम सही से पालन हो रहा है कि नहीं, अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने वाले जूरी मेंबर, जूरी सदस्य होते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया, पहली भारतीय महिला बनकर जो किसी भी ओलंपिक्स में जूरी मेंबर में शामिल हुई हैं, जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। तो वो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में शामिल हुई हैं। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? यही है सवाल। यानी साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इन्होंने भी एक इतिहास रचा। ये दाईं तरफ आप देखेंगे तो ये साइमन हैरिस हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड या फिर बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, और इनकी उम्र मात्र 37 है। तो लिखा हुआ है कि आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को 37 साल की उम्र में देश का नया और सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री चुना है, जो लियो वाराडकर के आश्चर्यजनक इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं, ये लियो वाराडकर हैं। इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया पर्सनल रीज़न और हेल्थ ग्राउंड पे। उसके बाद वहाँ की संसद ने, आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस, जिनकी उम्र 37 साल है, उनको अपने देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
अगला सवाल है, कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है हमारे देश का जो पहला और एकमात्र प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ब्रांच लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में खोली है। यानी कौन सा निजी बैंक लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में अपनी शाखा खोलने वाला पहला और एकमात्र निजी बैंक बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक का लोगो भी है और ये नेवी के ऑफिसर्स हैं जो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली बार बैंकिंग हैवी वेट का मतलब है क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट में इनका काफ़ी सारा पैसा है, बहुत सारे इन्होंने लोन दिया हुआ है। तो HDFC बैंक ने 10 अप्रैल को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा कार्यालय खोला, जिससे यह भारत के पश्चिमी तट के साथ दूर दराज के क्षेत्र में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी बैंक या प्राइवेट बैंक बन चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसका नाम है HDFC बैंक। अगला सवाल है, अभी 5th एडिशन हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है एक्सरसाइज दस्तलीक। ये भारत और कौन से अन्य देश के बीच में हुआ? अप्रैल महीने में। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक का 5वां संस्करण अप्रैल में भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो एक्सरसाइज दस्तलीक यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है हर साल। यही एक्सरसाइज दस्तलीक हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बात कि चलिए ठीक है 15 से 28 अप्रैल को हुआ था। आपको ध्यान ये रखना है कि ये भारत में नहीं हुआ था, अगर भारत में होता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर साल प्रत्येक वर्ष ये दस्तलीक जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य युद्ध अभ्यास है, संयुक्त रूप से भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, हर साल होता है। पिछले साल ये पिथौरागढ़ में हुआ था उत्तराखंड के 2023 में। अगला सवाल है, हाल ही में ममता जी सागर को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है जिसका नाम है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़, और ये उन्हें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा उनके लिटरेचर में किए गए कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर इस अवार्ड से नवाजा गया। यानी हाल ही में ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ये बताना है कि ये कौन सी भाषा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं। कन्नड़ कवि हैं, उड़िया भाषा की कवि हैं, बंगाली कवि हैं या फिर मलयालम कवि हैं। तो ये बेंगलुरु में कन्नड़ आधारित कवि हैं, कन्नड़ कवि हैं और बेंगलुरु में ये रहती हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं। तो इनका जो कन्नड़ में विभिन्न साहित्य में जो इनका योगदान है उसी को ध्यान में रखते हुए विश्व लेखक संगठन यानी वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़, विश्व लेखक संगठन यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा इनको अवार्ड से नवाजा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ यानी विश्व साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये बेंगलुरु स्थित लेखक हैं। इनको 6 अप्रैल को नाइजीरिया के अबुजा में एक समारोह में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये है कि अभी तक का पहला स्काई ग्लास वॉक जो कि प्रभु श्री राम के बाण और ये जो धनुष है, ठीक है, धनुष और बाण जैसा दिखने वाला एक स्काई ग्लास वॉक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसे वहाँ खोला जाएगा। यानी भगवान श्री राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा। तो देखिए आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि ऐसे बाण बना हुआ है और ये तीर है, ये ग्लास का बना हुआ होगा। आप इस पे चल के जा सकते हैं। तो ये कौन से जिले में खोला जाएगा, इसका उद्घाटन कहाँ होगा, इसे कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चित्रकूट जिले में इसे बनाया जाएगा। तो यह चित्रकूट वन विभाग के मारकुंडी रेंज में, याद रखिएगा कौन सा रेंज है, मारकुंडी रेंज में तुलसी झरने की सुरम्य पृष्ठभूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो नीचे जो झरना ऐसे पहाड़ से गिर रहा होगा वो होगा तुलसी झरना। उसके ऊपर आप एक ग्लास का पुल होगा, ग्लास का ब्रिज होगा जो कि बाण और धनुष के आकार का होगा। आप उस पर चल के जा सकते हैं। जो नीचे बिल्कुल खाई है, झरना है, वहाँ से आप उस नज़ारे को देख सकते हैं।
कांच और स्टील के मिश्रण से ये बन रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कांच का ही उपयोग हो रहा है, कांच और स्टील दोनों के मिश्रण से ये निर्मित हो रहा है। ये इंजीनियरिंग का यह चमत्कार भगवान श्री राम के पूजनीय धनुष और तीर का रूप लेता है। उसी रूप में ये बनाया जा रहा है जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। अगला सवाल है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, इनको कौन से खाड़ी देश, कौन से गल्फ नेशन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह को किस खाड़ी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान या फिर कतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुवैत। ठीक है, तो कुवैत जो है ये भी खाड़ी एक देश है। देखिए यहाँ पर मैप है, आप बड़े अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ओमान, ये आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी के पास में, इसका कैपिटल मस्कट। यूएई का अबू धाबी, कतर का दोहा, उसके बाद बहरीन का मनामा, कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी और सऊदी अरेबिया का रियाद। तो इस मैप को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और एटलस में भी देखते रहिएगा। जब भी इस तरह का सवाल है, कहीं भी कोई नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो, कोई राष्ट्रपति नियुक्त हो, तो उस देश से जुड़ा हुआ मैप आप जरूर देख लिया करिए एटलस में, इसी बहाने आपका रिवीजन होता रहेगा। कौन सा ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो पहला बीसीसीआई द्वारा एक हाइब्रिड पिच इंस्टॉल करने वाला पहला क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा? यानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, एडन गार्डन्स, वानखेड़े या फिर एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम? तो आप इमेज से भी देख सकते हैं, ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का इमेज है। तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पहला बीसीसीआई एग्रीडेटेड वेन्यू बन गया है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड पिच स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पिच स्थापित किया गया है, यहाँ पर जो नया एक हाइब्रिड पिच बनाया गया है, ये नीदरलैंड्स आधारित SIS ग्रास है, उसी के द्वारा ये बनाया गया है। ये कंपनी है SIS पिचेस ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। तो वहाँ से जो है लाकर पहली बार किसी भारतीय पिच पे इंस्टॉल किया गया है हाइब्रिड पिच को। तो कौन सा पिच है? धर्मशाला। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है और नीदरलैंड से हमने इस तरह का कोई घास, इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी अपनाई है। देश पूछा जा सकता है नीदरलैंड्स, और कहाँ पर हुआ है, कौन से क्रिकेट स्टेडियम में हमने इसे इंस्टॉल किया है, इसे हमने स्थापित किया है, तो वो हो जाएगा आपका धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, कौन से वो प्रतिष्ठित इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कन्वेनर हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है अति प्रतिष्ठित 2024 गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है जिन्हें प्रतिष्ठित 2024 गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज होता है, इससे नोबेल प्राइज कहा जाता है पर्यावरण का। तो इसका जो सम्मान है इस प्राइज का, वो नोबेल प्राइज के बराबर है। इससे बड़ा इन्वायरमेंट में आपको कोई प्राइज देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो जिनको आप इमेज में भी देख रहे हैं, इनका नाम है आलोक शुक्ला। तो ये आलोक शुक्ला हैं जिन्हें कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के ये संयोजक हैं। तो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा सम्मान है ये, इनको अच्छे से याद रखिएगा। इनका नाम है आलोक शुक्ला और पूरा चांस है कि एग्जामिनेशन में सवाल आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्ट इंडिया, जो निवेश भारत के नाम से भी आपको सुनने को मिलता है, तो इन्वेस्ट इंडिया ने प्रिडिक्ट किया है कि भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा दुनिया का, कौन से वर्ष तक? यानी इन्वेस्ट इंडिया ने भविष्यवाणी की है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? 2027 तक, 2030 तक, 2040 तक या फिर 2047 तक, जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। और इनकी भविष्यवाणी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ये जो इन्वेस्ट इंडिया संस्था है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये सरकार की एक तरीके से बॉडी है।
सरकार का एक तरीके से संगठन है। तो इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, जो कि DPIIT के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत ये आती है, यानी कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत ये काम करती है। इन्होंने कहा है कि सन 2030 तक भारत $325 बिलियन का ई कॉमर्स का मार्केट बन जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट होगा। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, जिसका नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि इसमें आप 5 रनवे एक के बगल में एक होंगे, यानी 5 एरोप्लेन एक साथ टेक ऑफ और टेक ऑन उतर सकते हैं। 5 रनवे होंगे एक के बगल में एक, और सैकड़ों टर्मिनल होंगे, और लगभग 25 करोड़ से भी अधिक साल में पैसेंजर्स को, ये 23 करोड़ से भी अधिक जो यात्री होंगे साल में, उनको ये हैंडल कर सकेगा। जबकि इतना बड़ा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, और जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज, और बाकी जगह के जो बेंगलुरु के भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 से 3 करोड़ पैसेंजर्स को साल भर में हैंडल करते हैं। तो 10 गुना ज़्यादा उनसे पैसेंजर्स को ये हैंडल करने वाला एक एयरपोर्ट होगा। तो आपको यही बताना है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, कौन सा देश इसे बनाने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, UAE। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जिसका नाम होगा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए ये इतना बड़ा है, दुबई दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू कर रहा है, जिसमें 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे के साथ सालाना 26 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने की अभूतपूर्व क्षमता होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कौन सा देश बना रहा है? UAE। कहाँ पर? दुबई में। यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं, उसका प्रोटोटाइप आपके सामने है। अगला सवाल है, हुमजा यूसुफ जो कि पहले मुस्लिम थे, किस देश के फर्स्ट मिनिस्टर बनने वाले जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया अप्रैल महीने में? कभी कभी इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलता है UPPCS, RO और BPSC में। तो किस यूरोपीय राष्ट्र के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पोलैंड और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे, और फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बनने वाले ये फर्स्ट मुस्लिम थे। तो इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। हुमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर तो थे ही, साथ में ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के लीडर भी थे। इन्होंने राजनीतिक उठापटक के बीच, उथल पुथल के बीच घोषणा की कि ये इस्तीफा देने जा रहे हैं। प्रोफेसर नईमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं कौन से प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय की? आपको ये बताना है। यानी प्रोफेसर नईमा खातून किस प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहली महिला कुलपति यानी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ये बनी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। और चूंकि ये अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक ऐतिहासिक कदम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रोफेसर नईमा खातून जी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने 1 सदी पुरानी ये कांच की छत तोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ग्लास, सेंचुरी ओल्ड ग्लास सीलिंग का मतलब ये हो गया कि एक परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया है। AMU की स्थापना की अगर हम बात करें तो मूल रूप से सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1875 में इसे स्थापित किया गया था, और तब इसका नाम हुआ करता था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। हो सकता है एक लाइन आपको करंट अफेयर्स का पूछ दिया जाए और दूसरा आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पूछ दिया जाए। इसीलिए जो एक्सप्लेनेशन साथ में होता है करंट अफेयर्स के, इसको अच्छे से देखना चाहिए आपको, ताकि मल्टीपल स्टेटमेंट के सवाल जो आजकल बनाए जा रहे हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट आप सही या गलत पकड़ सकें। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में जिसे स्थापित किया गया था, आज वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। और उसकी पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नईमा खातून। हर साल वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व
पृथ्वी दिवस हम अप्रैल महीने में मनाते हैं, कौन से दिन को मनाते हैं अप्रैल महीने में, आपको ये बताना है। तो हर साल विश्व पृथ्वी दिवस अप्रैल महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। इसको ध्यान रखना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट थीम, क्योंकि पर्यावरण में जो सवाल आते हैं प्री में, उसमें थीम जरूर पूछा जाता है। तो इसका विषय क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। यही 2024 का थीम है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रैल महीने का हम लोगों ने 30 सवालों को देख लिया है। आप इन 30 सवालों को खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा। हो सकता है 4 से 5 सवाल, 3 से 4 सवाल आपको इसी 30 सवालों में से ही देखने को मिल जाएं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर हम मार्च, फरवरी और जनवरी और दिसंबर, नवंबर तक देखेंगे। जब नवंबर से सितंबर तक लगभग हमारे पास, सितंबर का भी आप लोगों का साथ साथ चल ही रहा है, तो अगस्त तक का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके पास होगा। इन सब को देखने के बाद फिर हम थीम वाइज देखेंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहती हैं, जो बची हुई होंगी वो भी देख लेंगे। तो वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो करंट अफेयर्स आपका साथ में कंप्लीट होता चलेगा। पहले आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करते हैं, तो 70-80% आप टारगेट पहले से कर रहे हैं। फिर जो 20-25% करंट अफेयर्स और आने का चांस होता है उसे भी हम लोग अलग से देख लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी आपने जिसको भी अपना सोर्स बनाया हुआ है, अब ज़्यादा सोर्स मत पलटिएगा। करंट अफेयर्स में जो भी अब एक सोर्स है साथ में उसको पढ़ते रहिए। और यहाँ पे जितने वीडियोस आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में इस चैनल पे दिख रहे हैं उसको ज़रूर देखते रहिएगा। आप देखिएगा कि उसमें आपको एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत लिमिटेड आप पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा आपका। बाकी हमारा जो PYQ सीरीज़ है अब वो लगातार चलेगा। करंट अफेयर्स हमारा जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ हम PYQs और थ्योरी इस तरीके से करते चलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।